क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके इतिहास के सिलेबस में हम एक लंबी जर्नी करते हुए आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़, आदिवासियों का कैसे विस्थापन हुआ। सोचो जरा, आप अपने घर में बहुत सालों से रह रहे हो, पुरखों से, जनरेशन से आप अपने घर में रह रहे हो। कोई आपके घर में आता है गेस्ट बनकर, आप उसकी बड़ी स्वागत करते हो, पर आप देखते हो कि कुछ ही दिनों में वो जबरदखल करके पूरा घर अपना लेता है, अपने लोगों से भर देता है आपका पूरा घर और आपको अपने घर से बेदखल कर देता है। तो आपको कैसा लगेगा? आपसे पूछा भी नहीं लेते वक्त उसने आपके घर के सारे डिसीजंस लेना खुद शुरू कर दिया। जब आप कहते भैया मेरा घर है, वो कहते कोई बात नहीं, हम आपको हेल्प ही तो कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे पूरा घर को अपने साथ ले जाते हैं, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है। बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन हुआ साम्राज्यवाद की वजह से कई जगहों में। हमने यूरोप और एशिया के साम्राज्यों के बारे में तो बहुत सारी बातें की हैं, रोमन साम्राज्य, यायावर साम्राज्य, इस्लामी साम्राज्य। फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सारे विश्व में कितनी उपनिवेश फैल गए। तो ये सारे साम्राज्यवादी तो थे। हमने इस चैप्टर में देखा था कि यूरोप के व्यवसायी कैसे साउथ अमेरिका पहुंचे थे और साउथ अमेरिका जाकर उस पर उन्होंने पूरा देश अपने अंडर ले लिया। उनके खेत, उनके खलिहान, उनके खदान सब उनके पास आ गया और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको उन्होंने दास बना दिया और खुद मालिक बन के बैठ गए। पर हमने जो इतना सारा हमने देखा है, इसमें हमने कई जगह का गौर किया ही नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। और आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि यहाँ के मूल बासिंदा जो थे, यहाँ के जो आदि निवासी थे, उनका क्या हाल हुआ जब यूरोपीय व्यापारी वहाँ पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है कोई 2 लाख साल पहले। पहला मानव अफ्रीका में उत्पन्न हुआ। फिर जैसे जैसे मानव की आबादी बढ़ी, वो अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ने लगे। हजारों साल बीतते गए। उस वक्त यूरोप एशिया नाम का तो कुछ था ही नहीं, जैसे भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। एक बड़ा सा भूखंड था, पहाड़ें थी, नदियाँ थी, समुंदर थे, आइलैंड्स थे और मानव चलता ही गया। धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते मानव कोई 60,000 साल पहले मानव पहुँचे जहाँ आज हम कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशियन द्वीप से वो गए जिसको हम कहते हैं न्यू गिनी, और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पहले मानव वहाँ पे पहुँचे, 60,000 से 45,000 तक वहाँ पर वो पहुँचते रहे और वो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ आबादी बनाने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत है कि उसके बीच में है एक बड़ा सा मरुभूमि। तो वहाँ तो ज़्यादा लोग गए नहीं, ज़्यादातर लोग छोरों पे, ऑस्ट्रेलिया के छोरों पे वो निवास करने लगे और यही बने ऑस्ट्रेलिया के आदि निवासी या अबॉरिजिन पॉपुलेशन। इनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक बहुत भारी ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो जिनको वो अबॉरिजिन नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कहीं और से आके यहाँ बसे हैं हमारे बाद। उनको कहा जाता था टॉरेस स्ट्रेट पीपल, टॉरेस द्वीप के लोग। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो आदि निवासी थे, उनके कोई 750 तक उनके कबीले थे, ट्राइब्स थे, जन समुदाय थे और उनमें कितनी सारी भाषाएं बोली जाती थी और उनके सबके रीति रिवाज भी अलग अलग थे। उन सब से कोई 200 भाषाएं तो आज भी बोली जाती हैं। पर यह ऑस्ट्रेलिया एक अलग जगह पे था और इसमें यूरोपियन लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ कोई जगह है। पर वो सोचते थे, लोगों से बातचीत करके वो सोचते थे कि एशिया के नीचे दक्षिण में कुछ तो है। 1606 में एक डच सेलर, नेदरलैंड के, हॉलैंड के एक सेलर कैप्टन विलियम जॉनसन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की इंडोनेशिया से, फिर गए न्यू गिनी, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर पर जाके वो पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने उसका नाम दे दिया न्यू हॉलैंड। अब आप बताओ, वहाँ के लोगों से पूछा नहीं, कुछ नहीं, उनके देश में आकर उस पर अपने देश का नाम थोप दिया उन्होंने। और उसके बाद तो कई लोग आने लगे, कुछ लोग आने लगे और उन्होंने नाम दिया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रल का मतलब है लैटिन में दक्षिण। ये जो देश दक्षिण में है उसका नाम हुआ ऑस्ट्रेलिया। 1770 में एक ब्रिटिश सेलर, एक इंग्लिश सेलर कैप्टन जेम्स कुक वहाँ पहुँचे। इनकी जर्नी कैसे रही देखो। निकले इंग्लैंड से, फिर ये नीचे आकर पैसिफिक ओशन से नीचे आकर साउथ अमेरिका में घूमकर फिर आके ये ऑस्ट्रेलिया पहुँचे।
और यहाँ आके उन्होंने देखा कि लोग तो बड़े अच्छे हैं, जो कबीले वहाँ थे, जन समुदाय वहाँ थे, एबॉरिजिन आदि निवासी, उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया, प्यार से उनसे मिले और उन्होंने कहा वाह क्या सुंदर देश है और यहाँ तो बड़े कम लोग हैं। तो कैप्टन कुक ने फटाफट अपने देश में संदेशा भेजा कि आप जल्दी जल्दी यहाँ लोग भेजो, एक खाली सा लैंड है, बहुत कम लोग यहाँ पे है, इसको तो हमें अपना लेना चाहिए, इस पर हम अपनी निशानी छोड़े। तो वो कह रहे थे अपने देश से कि यहाँ जल्दी जल्दी लोगों को भेजो ताकि हम यहाँ एक आबादी बना सकें। आप देख रहे हो वहाँ के जो अपने लोग थे, जो आदि निवासी थे, उनकी वो सोच ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कैसे मेरे देश के लोग को लाके यहाँ रखूँ और इसको मेरे देश का हिस्सा बना लूँ। ये था उपनिवेशवाद। कैप्टन कुक ने तो संदेशा भेज दिया, पर इंग्लैंड के लोग इतने दूर ऑस्ट्रेलिया में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। तो इंग्लैंड के सरकार ने सोचा अच्छा किसको भेजा जाए। वहाँ इंग्लैंड के जेलों में बहुत लोग थे, कई कारणों से लोग थे, तो उनको एक ऑफ़र दिया गया कि या तो तुम यहाँ जेल में सड़ के मरो या आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ जाकर आप फ्री हो जाओगे, वहाँ आप ज़मीन बना लो, अपना जायदाद बना लो, अपना अपनी खेती बाड़ी करो, वहाँ ज़मींदार बन जाओ, मस्ती से रहो, अपने रिच मैन बन जाओ वहाँ जाकर, यहाँ तो जेल में आपको सड़ना है। तो बहुत लोगों ने सोचा क्यों ना चले ही जाए, तो जहाज़ भर भर के लोग आने लगे। पहला जहाज़ आया सन 1788 में। ये जहाज़ चली थी इंग्लैंड के वेल्स नाम के जगह से, तो यहाँ आते ही इन्होंने नाम दे दिया उस जगह का न्यू साउथ वेल्स। हमने यहाँ नई वेल्स बसा दी और यहाँ हम आबादी करेंगे। अब तो जहाज़ें आने ही लगी, हर महीने 2 महीने एक ने एक जहाज़ आ ही रही थी। 1833 आते आते एक सिचुएशन ऐसा था कि हर हफ्ते 2 या 3 जहाज़ें आ रही थी। तो एक बड़ी इंग्लिश आबादी यहाँ बस गई और ज़्यादातर लोग कौन थे? जो जेल में रहने वाले थे। कुछ और लोग आए, जैसे जो गरीब किसान थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, काश्तकार थे, उनका हाल बहुत अच्छा नहीं था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऑस्ट्रेलिया जाए, वहाँ से फिर से किस्मत आजमाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, जो एबॉरिजिन्स थे, ये छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, छोटे गांव, वो छोटे पैमाने पे वो कृषि करते थे, कुछ पशुपालन करते थे, हंसते खेलते रहते थे। मुनाफा कमाना, बहुत अमीर बनना, ये सब चीज़ें इनके मन में थी ही नहीं। वो प्रकृति के साथ घुल मिल के रहना चाहते थे, प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना ज़रूरत, उससे ज़्यादा नहीं। और जो लोग इंग्लैंड से आए उनका माइंडसेट दूसरा था, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा था, व्यापार से लोग कितना अमीर बन सकते हैं वो उन्होंने देखा था, और उनकी इच्छा थी हम भी ऐसे बनेंगे। तो उनका मानना था जो संसाधन है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, और अगर आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो तो आप संसाधन के लायक हो ही नहीं, हम ले लेते हैं आपका संसाधन, हम करके दिखाएंगे। तो पहुंचते ही उन्होंने एकदम सारे जंगल काट के फ्लैट कर दिया, वहाँ बड़े पैमाने पे कृषि करने लगे, बड़े पैमाने पे पशुपालन होने लगा, मदिरा वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स ग्रो करने लगे। और ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम करने के लिए वो आदिवासियों को बुलाते थे, जो आदि निवासी थे उनको बुलाते थे। वो काम नहीं करना चाहते थे, उनको बांध कर, मार कर, दास बनाकर उनसे काम लिया जाता था। अबॉरिजिन को दास बनाने में एक और फैक्टर काम आया, वो था कि ये जहाज़ों में जो सेलर्स आ रहे थे उनके पास कई बीमारी के बीजाणु, कीटाणु थे। तो यहाँ के जो लोग थे इनमें तो कभी ये बीमारियाँ इन्होंने देखी नहीं थी, इनकी कोई इम्यूनिटी भी नहीं थी। ये बीमारियाँ आने से, जैसे स्मॉल पॉक्स, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे बीमारी आने से यहाँ के पॉपुलेशन तो बहुत ही बीमार पड़ गई, और कोई 90% पॉपुलेशन बीमारियों में ही ख़त्म हो गई। तो ऐसे भी बहुत लोग थे इंग्लैंड में जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे ये कोई तरीका है, जो आदि मूल निवासी है उनको उखाड़ के हम जाके उनके सिर पे बैठ जाए, ये कोई अच्छी तरीका नहीं है। इस समय एक कांड हुआ जिसकी वजह से इनका माइंडसेट ही बदल गया। आपको याद है कैप्टन कुक जो ऑस्ट्रेलिया में आए थे 1770 में, उन्होंने 3 बार ये जर्नी की। जो लास्ट जर्नी में वो हवाई द्वीपपुंज तक पहुँचे, और हवाई द्वीपपुंज के जो आदि निवासी थे वो इतने प्यारे से नहीं थे, उन्होंने उनका बिल्कुल अभ्यागत नहीं किया। उन्होंने तो युद्ध किया कैप्टन कुक के साथ। कैप्टन कुक भी लड़े कि मुझे हवाई द्वीपपुंज भी चाहिए, और लड़ाई में कैप्टन कुक मारे गए। जब कैप्टन कुक के डेथ की खबर पहुंची इंग्लैंड में, तब इंग्लैंड के लोगों का रवैया ही बदल गया। उनको लगा जो हम कर रहे हैं आदि निवासियों के साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए बस। और क्या था, तब तो सारे दुनिया में वो फैलने लगे कि ऐसा ही हम करेंगे।
समय बीतता गया, जैसे जैसे उन्नति होती गई, जैसे जैसे खेत खलिहान खदान ये सब और बड़े होने लगे, तो मूल निवासी तो काफ़ी पड़े ही नहीं, इसमें काम कौन करेगा, तो वो चाइना से लोगों को मंगवाने लगे कि चाइना से मजदूर आके यहाँ काम करेंगे। पर जब चाइनीज़ मजदूर भी काफ़ी अधिक होने लगे, उन्होंने उस पर भी रोक लगा दी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ये जो एक देश हमने बनाया है इसमें श्वेतांग ही भरे रहे, और जो एबोरिजिन है या चाइनीज़ है वो इनकी खिदमत करने के लिए आए। पर इनके हजार चाहने पर भी ये ऑस्ट्रेलिया में लोगों को आने से रोक नहीं पाए। 1851 में एक खबर सनसनी फैल गई दुनिया भर में कि ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में सोना मिल रहा है। दुनिया भर से लोग अपना काम काज छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपना व्यवसाय बेचकर ऑस्ट्रेलिया में भागते हुए आ गए कि हम भी सोना छानेंगे, हम भी सोना लेंगे, इससे हम बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। सोना तो खैर थोड़ा बहुत मिलाई तो था, लेकिन लोग बहुत आ गए और ये लोग ऑस्ट्रेलिया में ही बस गए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो, इस मैप को देखो, कितने अलग अलग प्रांत बन गए और सब ने अपना अपना अलग नाम रखा हुआ था। जिस देश से आए थे वो वहीं बस गए और अपने देश का नाम उस जगह पे दे दिया। फाइनली 1919 में ये सब देश जुड़ के बना ऑस्ट्रेलिया और इसका कैपिटल बना कैनबेरा। तो ये तो थी ऑस्ट्रेलिया की कहानी। विदेश से लोग आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर अपना राज जमा लिया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने ही देश का नाम दे दिया। मूल निवासी की ना किसी ने पूछी, वो अपने देश में ही आउटसाइडर बन के रह गए। ऐसी ही कुछ कहानी अफ्रीका में भी हुई। तो चलो हम अफ्रीका की जर्नी करते हैं अब। जैसा कि हमने पहले भी आपको बोला था, 2 लाख साल पहले अफ्रीका में पहला मानव उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे अफ्रीका की आबादी बढ़ी और इसमें ना बड़े सारे कबीले थे, ट्राइब्स थे, जनजातियाँ थी। इन सब के अपने रीति रिवाज थे, ये अपनी तरह से रहते थे, अपनी भाषा बोलते थे और इन सब में ज़्यादातर में वो एल्डर्स काउंसिल हुआ करता था, बुज़ुर्गों का एक सभा हुआ करता था। सारे बुज़ुर्ग एक साथ बैठ के डिसाइड करते थे कि कबीले में हम क्या काम करेंगे, क्या करेंगे। तो ये पशुपालन करते थे, थोड़ा बहुत कृषि करते थे, छोटा मोटा व्यापार करते थे और इस तरीके से रहते थे। समय बीतता गया, अफ्रीका के कुछ कुछ जगह में बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे। जैसे एक साम्राज्य के बारे में तो आप आई थिंक एवरीबडी नोज, और वो था इजिप्ट का साम्राज्य। क्यों? मिस्र, इजिप्ट, उसके पिरामिड्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले यूरोपियन व्यापारी 15वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचे। पहले तो वो आए थे केवल व्यापार करने के लिए, और जो अफ्रीका के छोर पे जो शहरें थी, जो कबीले थे, उनसे वो उन्होंने मुलाकात की, उनको अपना सामान दिया, उनसे सामान लिया। वहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग सेटलमेंट बना दिया। जहाँ वो रहते थे उसके चारों तरफ एक बाड़ लगाकर उसके अंदर वो रहते थे और वो उनका ट्रेडिंग सेटलमेंट था। कुछ लोग उनमें से वो अफ्रीकन ट्राइब्स में जाके उनसे एकदम घुल मिल गए। वो उनकी भाषा बोलने लगे, उनकी तरह से रहने लगे, उनकी तरह से खान पान करने लगे। तो इससे उनका क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि वो विदेश से आने वाले और अफ्रीका के लोगों के बीच में मध्यस्थता कर सकते थे, व्यापार का मध्यस्थता कर सकते थे। सबसे पहले आए हॉलैंड और पोर्टुगल के लोग, फिर धीरे धीरे इंग्लैंड के व्यापारी, फ्रांस के व्यापारी, जर्मनी के व्यापारी, ये लोग भी आने लगे और ये सब छोर में रहते थे। जैसे समय बीतता गया वो धीरे धीरे इंग्लैंड जाने लगे और अंदर की तरफ गए तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इतनी बड़ी भूमि और वो खनिज प्रधान, मिनरल से रिच, फुल ऑफ मिनरल्स, डायमंड्स, गोल्ड, आयरन, पता नहीं किस किस के सारे के मिनरल्स वहाँ पे थे। खुले खुले घास मैदान जहाँ कितने पशुचारण कर सकते थे। तो उनकी तो आंखें खुली रह गई और उनको लगा क्यों ना हम इस पे अपना कब्जा करें। अब इतनी सारे देश, सबको लग रहा है कि मैं एक टुकड़ा ले लूं, तो कैसे ये होगा? 1855 में बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम दिया गया स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। इन देशों ने मिलकर अफ्रीका को अपने बीच में बांट लिया। इस तरीके से मैप को देखो, अफ्रीका उनका था बांटने के लिए। जो मूल निवासी थे, जो अफ्रीका के अफ्रीकन थे, जिनका देश था, उनकी तो किसी ने एक भी नहीं पूछी। तो उनका क्या हुआ? जब ये लोग आके उन पर चढ़ के बैठ गए, उनको बोला गया तुम्हारे रीति रिवाज सब गलत हैं, हम जो बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। जंगल काट दिए, वहाँ खेती करने लगे। पशुपालन किया तो बहुत भारी पैमाने पे पशुपालन किया और खनन, कितने ही माइंस खोल दिए कि अफ्रीका का मिनरल वेल्थ निकाल के अपने देश में वो भेजने लगे। और माइंस में काम कौन करेगा? खेतों में काम कौन करेगा?
आदि निवासियों को पकड़ के काम करवाया, वो काम नहीं करना चाहते तो उनको बंदी बनाकर उनसे काम किया गया, और कुछ लोगों को तो दास बनाकर उनको जहाज़ों में चढ़ाकर अमेरिका भेज दिया गया कि वहाँ के तंबाकू के खेत, वहाँ के रुई के खेत, जो कपास के खेत है, वहाँ जाकर तुम काम करोगे। और वहाँ उनकी ना तो कोई राइट्स थी ना कुछ था, कोई अधिकार नहीं था। जब वो अमेरिका पहुँचते थे उनका ऑक्शन होता था, जैसे गाय भैंस का ऑक्शन होता है वैसे ह्यूमन बींग्स का ऑक्शन होता था, और इस तरीके से उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। तो सम टोटल हमने क्या देखा? हमने देखा दो संस्कृति, उनकी सोच विचार बिल्कुल अलग। जो मूल निवासी थे वो अल्प में संतुष्ट, थोड़े में संतुष्ट, थोड़ा कृषि करो, थोड़ा पशुपालन करो, मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। और जो व्यापारी आए, जो यूरोप से आए, जो उपनिवेशकारी आए, उनका मानना था कि हर संसाधन को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। जो मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकता है संसाधन पर, उसका कोई हक ही नहीं है, वो संसाधन हम ले लेंगे। दूसरा उनका मानना था कि अरे भैया, हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, यहाँ से हम कच्चा माल ले जाएंगे और हमारे जो इतने सारा प्रोडक्ट बनेगा अपने देश में तो समाएगा नहीं, क्या करेंगे, तुम्हारे बाज़ारों में आके हम इसे बेचेंगे। अब मूल निवासी से किसी ने पूछा ही नहीं कि हमारे प्रोडक्ट्स तुम लोगे या नहीं, जबरन उन पर ये ठोक दिया गया, जबरन उनसे काम करवाया गया अपने खेत खलियान खदानों में। तो ये जो दो संस्कृतियाँ थी, एक संस्कृति अल्प में संतुष्ट, एक संस्कृति थी बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहे, दोनों का जब टकराव हुआ कौन जीता, ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये सारांश आप देख लो और हिस्ट्री को कहानी की तरह लिखना, पॉइंट्स, क्लियर पॉइंट्स लिख के आप आंसर लिखना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और हमारे साथ सोशल मीडिया पे तो आप जुड़े ही हो, हम रोज़ इस पे एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा? हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।